हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम द हाइट एज सो दैट इट्स मेल्ट्स completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice, and all the energy of the ice gets converted into heat during its falls. The value of H, आपको H का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक आइस है, ये आइस है और ये ग्राउंड है और ये H हाइट पर है और यहाँ पर आया ना तो ये कंप्लीटली क्या कर गया? मेल्ट कर गया। कंप्लीटली मेल्ट किया। तो जब कंप्लीटली मेल्ट कर गया तो इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस। नाउ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट। इसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? हीट में। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हीट इज इक्वल टू जो होगा 1/4 है ना, 1/4 mg और h हीट इक्वल टू। ओके, और हीट यहाँ पर नाउ हीट चेंज नाउ हीट ड्यू टू चेंज स्टेट को जब चेंज किया है, चेंज स्टेट, तो आपको हीट प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। तो इसके लिए हम लोग एक लेटेंट हीट का इस्तेमाल करते हैं, यानी हीट इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट। अब इसको और इसको दोनों को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा क्या बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से इस दोनों को बराबर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिलेगा 1/4 mgh इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट। तो एम से एम कैंसिल होगा तो h इज इक्वल टू होगा 4 इंटू एल और डिवाइडेड बटे जी। को डाउट नहीं, h इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू एल डिवाइडेड बटे जी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 4। और लेटेंट हीट को क्या लिखेंगे बच्चों? लेटेंट हीट को लिखना है 3.4 इंटू 10⁵ और जी को तो आपको मालूम ही है 10 लिखते हैं, है ना? 10 लिख ही देते हैं। ओके, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 34 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया तब 4 हो गया, एक यहाँ चला गया तो 3 हो गया। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा और 12 और एक हो जाएगा 13 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब कि 136 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप एम ग्राम का या एम केजी का आइस है ना, उसको अगर हम एच हाइट से गिराते हैं तो ग्राउंड पर आते आते वो कम्प्लीटली क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है। तो आपको कितना हाइट से गिराना होगा? 136 किलोमीटर के हाइट से गिराना होगा। ये है सवाल। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 12 था और ये 12th का जो क्वेश्चन है आप समझे होंगे और कठिन नहीं है। आप सोच रहे हैं कठिन नहीं है, काफ़ी सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? स्टीम एट 100 ग्राम, मैंने कोई एक स्टीम है जो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, कोई एक स्टीम है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है,
इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब स्टीम को 20 ग्राम वाटर से पास करा रहे हैं, जबकि 20 ग्राम जो वाटर है उसकी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन वाटर एक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 10 से कितना हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है और स्टीम घट जाएगा। द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट विल बी, तो कितना मास ऑफ वाटर होगा, समझे बात को। ओके, टेक स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर दिया हुआ है एंड लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम दिया हुआ है आपको। सबसे पहली बात ये है कि एक स्टीम है, अब ये नहीं मालूम कि कितना स्टीम है, ये हो गया स्टीम। अब ये नहीं भी कहेगा तो आपको पता ही है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ओके, अब इसको क्या किया जा रहा है कि ये एक मास है, यहाँ पर 20 ग्राम है ना, 20 ग्राम वाटर है, 20 ग्राम वाटर है, और इसकी जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री ही सेल्सियस है। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इससे पास करा देते हैं इसको, स्टीम को। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, जो वाटर है उसकी जो टेम्परेचर है वो कितनी हो जा रही है, 80 डिग्री सेल्सियस हो जा रही है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी है ना पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, ये आपको पता है। ओके, और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया हुआ है, और यह दिया 540 है ना कैलोरी पर ग्राम, इस तरह से दिया हुआ है। तो बताना है कि आपको कितना मास प्रेजेंट होगा, उसमें कितना मास होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको आप मान लीजिए क्या, एम मास मान लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो एक तो आपको बात समझ में आ रही है कि जो स्टीम है ये अपना टेम्परेचर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अभी तो इसका टेम्परेचर 100 है, ठीक है ना, तो ये 100 से चेंज होके कहाँ जा रहा है, 80 पे जा रहा है। ओके, और ये क्या हो जा रहा है, इसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, मतलब ये 100 से 80 जा रहा है, ये हो 100 से 80 जा रहा है, क्लियर है। और ये जो है 20 से 80 हो जा रहा है, यानी मैंने बढ़ जा रहा है इसका टेम्परेचर 20 से, तो ये इंक्रीज कर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर और ये इंक्रीज कर रही है। तो इसमें क्या करना है कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है उसका आपको इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला आप इसमें करिए कि हीट लॉस्ट बाई m ग्राम ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस टू चेंज इन द वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर करते हैं कि when steam change into water, तो कहाँ से जा रहा है, मैं बता रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जा रहा है, ये 80 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जा रहा है। ओके, तो कितना हीट मिला इसके लिए, तो ये हीट को लॉस कर रहा है, तो हीट लॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, हीट लॉस्ट। अब इसका नाम हम दे देते हैं कुछ Q1, सपोज दैट हीट लॉस्ट बाई Q1, माने कि स्टीम से जब वाटर में जा रहा है तो क्या हीट होगा इसका। तो एक हो गया इसका m इंटू एस, चूँकि स्टेट चेंज कर रहा है ना, तो ये हो गया m इंटू एस प्लस फिर m एस जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखे हैं इंटू, ये कहाँ से जा रहा है, डायरेक्ट लिखते हैं 100 से कहाँ जा रहा है बच्चों, 80 जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस ये m ग्राम है, तो m ग्राम में आप लिखेंगे क्या, m लिखेंगे, स्टीम का लेटेंट हीट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 540, फिर यहाँ पर m, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 20। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये हो गया आपको 540 m प्लस m इंटू 20 m हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा आपको 540, तो ये हो जाएगा 60,
560 m। ये हो गया किसके लिए? 100 से जब 80 जा रहा है तब। अब इसमें क्या है कि अब वाटर जो है हीट गेन करेगा, 20 ग्राम वाटर है ना, अपना स्टेट चेंज करेगा, 10 से कहाँ जाएगा? 80 जाएगा, है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कुछ Q2 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ हीट गेन बाय वाटर and temperature change टेम्परेचर चेंज। और कहाँ से टेम्परेचर चेंज कर रहा है बच्चों? ये है आपको 10 से कहाँ जा रहा है? 80, इसका इंक्रीज कर रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो Q2 लिखते हैं, तो Q2 में क्या लिखेंगे? M, ओके, और S वाटर और इंटू 80 माइनस 10, तो ये हो गया M इंटू 1 इंटू 60, तो ये हो गया M इंटू 60। अब एक फार्मूला पढ़े हैं, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओह सॉरी, मास इसका दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 20 है, तो अच्छा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1200, ये हो गया। नाउ हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस बराबर हीट गेन। तो हीट लॉस कितना किया है? ये आपको वैल्यूज है 560 m इज इक्वल टू 120, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो m इज इक्वल टू आपके पास है, इसको मिटाते हैं बच्चों, ओके। तो m इक्वल टू जो है, यहां से m का वैल्यू आएगा, तो m इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बटे 5 और 6, 5 और 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 बार में तो जाएगा ही, ये लगभग ये हो जाएगा 2.5 ग्राम। तो क्या यही आंसर होगा? क्या इसी को हम लोग आंसर लिखेंगे? नहीं, इतना तो आपको वाटर में कन्वर्ट होगा। अब पहले से कितना था? 20 ग्राम पहले से था, तो टोटल मास ऑफ वाटर प्रेजेंट, ये भी हो गया मास ऑफ वाटर, ये भी हो गया मास ऑफ वाटर, वाटर में कन्वर्ट हुआ इतना मास ऑफ वाटर। तो टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? पहले से 20 था ही, और फिर ये मिला 2.5 ग्राम, मतलब कि स्टीम का वैल्यू कितना है? 2.5 ग्राम। पहले से 20 ग्राम होगा, टोटल मास निकालना था आपको, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम प्लस 2.5 ग्राम इज इक्वल टू 22.5 ग्राम। ये हो गया आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ओके। तो आपको ऑप्शन में 22.5 ग्राम है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन स्टेट चेंज करने वाला होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। तो टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है, एक लेटेंट हीट वाला फंक्शन होता है, ये स्टेट चेंज नहीं करता है, ओके। अब बात करते हैं क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में डायग्राम आपको दिया हुआ है। Liquid oxygen at 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at constant pressure of 1 atm. The rate of heating is constant. Which of the following graphs represent variation of temperature with time? Okay, मतलब कि 50 केल्विन से
आप 300 केल्विन तक किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें ये होगा कि जैसे इधर हम टेम्परेचर लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर टाइम है, और इधर कैपिटल टी टेम्परेचर है जो केल्विन में है। ओके, तो यहाँ से क्या है कि लिक्विड ऑक्सीजन है, तो सॉलिड तो है नहीं, है ना, लिक्विड ऑक्सीजन है। तो सॉलिड होता तो यहाँ पर टेम्परेचर 0 जाता, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल लगातार बढ़ता चला जाएगा, स्टेट चेंज करेगा, फिर कांस्टेंट, फिर इस तरह से होगा। पहले में आपको टेम्परेचर इंक्रीज है, ए बी सी और डी, इस तरह से कुछ बातें। ऐसा आप टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक ग्राफ पढ़े होंगे, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। तो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन विल फर्स्ट इंक्रीज। इसमें क्या हो गया कि ए टू बी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, है ना, लिक्विड ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। देखिए टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और बी से जो सी है, बी और सी में फर्स्ट इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद लिक्विड उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट करने के बाद ये क्या करता है पता है, जब अगर बी और सी को अगर देखा जाए तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो वो गैसियस स्टेट में माने कन्वर्ट करेगा इसको, लिक्विड है ना, लिक्विड से तो गैसियस स्टेट में करेगा ना, फिर उसके बाद क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कराएगा। फिर सी से जो डी है वो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, ड्यूरिंग गैसियस स्टेट में जा रहा है। इस तरह की इस तरह से ग्राफ एक पढ़े होंगे आप, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, पहला ग्राफ दिया हुआ है वही होगा। ओके, अब बात करने जा रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट चेंज से ही भी है क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। टेन ग्राम ऑफ आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस आर रिलीज इन अ टम्बलर वाटर इक्विवेलेंट। एक टम्बलर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 55 ग्राम दिया हुआ है एट 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको आप 40 डिग्री सेल्सियस में डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो टम्बलर है उसका जो टेम्परेचर होगा वो फॉल करेगा, और आइस का टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। फुल स्टॉप। एज्यूमिंग दैट नेग्लिजिबल हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब कि जो सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसका हीट लॉस गेन नहीं कर रहा है, मतलब कि सराउंडिंग से सिस्टम न हीट ले रहा है न हीट दे रहा है। ओके, वाटर इन द टम्बलर बिकम्स नियरली इक्वल टू, मतलब कि टम्बलर का टेम्परेचर फाइनली क्या होगा, यही सवाल है और क्या। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 10 जो ग्राम है, 10 ग्राम आइस है, तो आइस है तो ये कितना पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ओके, और टम्बलर है एक टम्बलर, उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। वाटर इक्विवेलेंट अगर दिया हुआ है तो हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं। वाटर इक्विवेलेंट इसका है 55 ग्राम, और ये कितना टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द टम्बलर बिकम्स। अब टेम्परेचर ऑफ द वाटर आप पूछा है, तो ये क्या करेगा, ये हीट गेन करेगा, आपको पता है हीट को गेन करेगा, ये क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जो इसका होगा वो कितना होना चाहिए, 40 से कम ही होना चाहिए ना, और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सब इसी तरह से है,
40 से सब यही है। और यहाँ पर दिया हुआ है लेटेंट हीट जो दिया हुआ है आइस का वो 80 है कैलोरी पर ग्राम, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा और 40 डिग्री सेल्सियस से क्या करेगा, घटेगा। तो ऑप्शन इसी रूप में रहना चाहिए, तो ऑप्शन इसी रूप में आपको है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट फाइनल टेम्परेचर, फाइनल जो टेम्परेचर है जो मिला रहे हैं उसके बाद वो क्या है, टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा है। फाइनल जो टेम्परेचर है उसको हम लोग मानते हैं बच्चों क्या, थीटा है। तो हीट रिक्वायर्ड बाय आइस, हीट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा आइस का, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नाउ हीट रिक्वायर्ड बाय आइस। तो एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहला बात कि अपने स्टेट को क्या कर रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है। तो एक तो हीट आएगा ही, स्टेट चेंज, एक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेट चेंज करता है तो आपको पता है एम इंटू लेटेंट हीट लिखते हैं। ये जब चेंज करता है एम एस लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कहाँ पहुँच रहा है, ये थीटा पे पहुँच रहा है। तो थीटा माइनस कितना हो गया, 0। थीटा एक टेम्परेचर है जहाँ पर ये पहुँच रहा है। तो सबका वैल्यू लिखिएगा। तो यहाँ पर मास का वैल्यू अगर लिखें तो कितना ग्राम है, 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम है। और एल का वैल्यू आपको 80 है, ये मिल गया आपको। फिर यहाँ पर भी यही बात है, ये हो गया 10, स्पेसिफिक हीट कितना है 1 इंटू कितना हो गया थीटा, थीटा इज द टेम्परेचर। क्लियर है, तो ये हो गया आपको ये वैल्यूज। अब कह रहा है कि हीट लॉस, कह रहा है कि हीट लॉस। अब हीट कितना ये लॉस कर, ये बेचारा लॉस करने वाला है ना, तो हीट लॉस कर लिखते हैं। तो ये हीट गेन कह सकते हैं इसको, इसी को और हीट गेन भी कह सकते हैं, हीट गेन, इसका नाम Q1 दे देते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि हीट लॉस, हीट लॉस कहने का मतलब है कि टेम्परेचर को क्या करेगा, फॉल कराएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे एम एस, और इसमें भी क्या लिखेंगे बच्चों, अब ये तो 40 है और ये जाएगा कहाँ पर, थीटा पे जाएगा। तो ये हो गया थीटा। ओके, अब इसमें ये कितना है, 55 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बच्चों, 55 ग्राम। और ये बन जाएगा क्या, वाटर। तो उसका A1 हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 55, ये मेल्ट करके वाटर, वाटर का 1 होता है स्पेसिफिक हीट, अब 40 माइनस थीटा, ये हो गया। तो अब क्या है कि हीट लॉस बराबर हीट गेन हम लोग लिखते हैं, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ओके, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब इसमें क्या है कि दोनों को आप इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके आप टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला है आपका यहाँ पर हो गया 800 प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 55 और 40 माइनस थीटा, ऐसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो ये आपको हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 800 प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 55 इंटू 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20 और 22, 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 है ना, ठीक है ना, ये सही है, हाँ ठीक है। 220 माइनस 55 थीटा, इसको इधर लेकर आएंगे, उसको उधर लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपको 55 है तो ये हो जाएगा 65 थीटा, और इसको उधर ले जाएंगे तो 2200 माइनस 800 इतना होगा। तो ये हो जाएगा आपको 65 थीटा इजिकल टू, ये हो जाएगा
1200, हाँ 22 है ना, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 आएगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बटे 65, तो ये हो जाएगा आपको 22 डिग्री सेल्सियस, और यही होगा आंसर, है ना। तो ऑप्शन में आपको देखिए, आपको ऑप्शन में 22 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन में है 31, 22, 19 और 15, तो आपको हो जाएगा आंसर में 22 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। The energy that will be ideally radiated by 100 किलोवाट ट्रांसमिट इन 1 आवर, मतलब कि पावर आपको दिया हुआ है, कोई बॉडी है रेडिएट करती है ना, किलोवाट है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 100 और 10 टू द पावर 3 वाट, मतलब 10 टू द पावर 5 वाट है ये। तो आपको एनर्जी चाहिए T इज इक्वल टू 1 आवर, मतलब कि 60 मिनट और फिर 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड में। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है P इंटू टी, टाइम, पावर इंटू टाइम कहता है, तो पावर आपको है 10 टू द पावर 5, ये है 3600, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल लिख सकते हैं। ओके, या इसी को लिख सकते हैं ओवरऑल 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, और यही आंसर है, और आंसर में ए है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा समझिए क्या क्वेश्चन है। Question number 17. The power radiated by a black body is P, and it radiates maximum energy at a wavelength lambda naught. Okay. If the temperature of the black body is now changed, so it radiates maximum energy at wavelength 3/4 lambda naught, the power radiated becomes Np, okay, the value of N is, सही है। लेमडा नॉट पर जो पावर रेडिएट कर रहा है वो P कर रहा है, और 3/4 है लेमडा नॉट, इस पे जो है N इंटू P कर रहा है, तो आपको N का वैल्यू बताना। तो एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, आप पढ़े होंगे कि वेवलेंथ के द्वारा आप टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसमें होता है तो लेमडा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इस तरह का होता है, लेमडा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर आप ऐसे निकाल सकते हो बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा नॉट, पहला का टेम्परेचर क्या मान लेते हैं T1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मतलब ऐसा लिखते हैं, देखिए लेमडा 1 T1 इज इक्वल टू लेमडा 2 और T2, ऐसे लिखते हैं। तो लेमडा 1 का मतलब लेमडा नॉट है, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, और यहाँ पर कितना है 3/4 है लेमडा नॉट है, और ये T2 टेम्परेचर, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या मिला बच्चों, यहाँ पर मिल गया हमको T2 डिवाइडेड बटे T1 का एक वैल्यू मिला जो 4/3 है, आप देख रहे हैं। ओके, एक आप और इसमें जानते हैं कि P इज इक्वल टू जो होता है वो सिग्मा होता है, यहाँ पर पावर इज इक्वल टू सिग्मा A और T के पावर 4 आप फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब पावर का हिसाब किताब लगाएंगे, तो P1 इज इक्वल टू सिग्मा A T1 के पावर 4, ओके, और P2 इज इक्वल टू सिग्मा A
और T2 के पावर 4। इस तरह से हम लोग फार्मूला पुट करके और यहाँ से पावर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने टेम्परेचर जो कंसीडर किया है, टेम्परेचर जो कंसीडर किए हैं बच्चों, इसका टेम्परेचर हम लोग T1 कंसीडर किए हैं, इसका टेम्परेचर हम लोग T2 कंसीडर किए हैं, और कंसीडर एक P1 इसको किए हैं, इसको P2 कंसीडर कर रही हैं। देख रहे हैं ना आप? ओके, तो आप क्या करते हैं कि P2 बटे P1 लिखते हैं। P2 डिवाइडेड बटे P1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? सिग्मा A T2 के पावर 4 और सिग्मा A फिर T1 के पावर 4। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P2 डिवाइडेड बटे P1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बटे T1, इसका पावर कितना? 4। ऐसे तो अब सवाल ये है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। n का वैल्यू तो यहाँ पर हम T1 और T2 ला दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है? NP डिवाइडेड बटे P, तो यहाँ पर हो गया ये वाला वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 4 डिवाइडेड बटे 3, इसका पावर 4। ये P से P कैंसिल हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम बात करें इसमें तो कितना हो जाएगा पता है? 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 3 27, इंटू तो ये हो गया 81। ये हो गया 16 इंटू 16 256 होता है ना? ये हो गया आंसर, यही आंसर है इसमें। यानी n का जो वैल्यूज है वो 256 डिवाइडेड बटे 81, ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो सीरीज पैरेलल के होता है, की जैसा है। जैसा कि आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस, उसमें पैरेलल और सीरीज पढ़ते हैं, उसी तरह से हीट में आप पढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का पैरेलल और सीरीज। ठीक है ना? पैरेलल और सीरीज का आप थर्मल कंडक्टिविटी में ही पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 काफी आसान क्वेश्चन है। 2 rods A and B of different materials are welded together as shown in the figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. Full stop. The thermal conductivity of the composite rod will be, मतलब composite rod का आपको thermal conductivity चाहिए। तो पहली बात देखो भाई, ये हो गया आपको, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है, एक बेसिक थ्योरी है। जब हीट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो बेसिक थ्योरी है। इसमें इस तरह से ये दिया हुआ है, ऐसे ऐसे अलग मटेरियल का है, और इसमें ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो दोनों अलग अलग मटेरियल का हो गया। ओके, इसका जो टेम्परेचर है इस साइड में वो T2 है, और इस साइड में जो टेम्परेचर है वो T1 है। ये थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और ये थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? D है। तो सभी का डिस्टेंस जो है वो D है, तो उसकी भी डिस्टेंस D होगी और इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? D होगी। क्लियर है? तो आप इसका जो इक्विवेलेंट जो थर्मल कंडक्टिविटी लिखते हैं, इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट लिखिए। तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी आप लिखते होंगे K1 लिखते होंगे, फिर A1 लिखते होंगे, K2 और फिर A2 डिवाइडेड बटे A1 प्लस A2। तो इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है ना। नाउ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या है? A है। तो जो K इक्विवेलेंट है, K इक्विवेलेंट वो कितना आ गया? ये आ गया K1A प्लस K2A डिवाइडेड बाई A प्लस A। इसको सोल्व करेंगे तो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बटे 2A, और यहाँ पर ब्रैकेट में भी क्या आएगा बच्चों? A कट जाएगा, तो आएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बटे 2, और यही हो गया आंसर। दिस इज द K इक्विवेलेंट। ये हो गई आपको, ये वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों? K इक्विवेलेंट है।
इसको हम लोग के इक्विवेलेंट का टर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मैं पढ़ता हूँ। A spherical black body with radius of 12 centimeter, radius 50 watt per watt power, और एक इसका टेम्परेचर है 500 केल्विन। इफ द रेडियस वेयर हाफ एंड टेम्परेचर इज डबल, द पावर रेडिएशन इज। ओके, सबसे पहली बात देखिए कि एक स्फीयर ऐसा है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है R1 12 सेंटीमीटर। जो रेडियस है R1 वो है आपको 12 सेंटीमीटर, और इसके जो पावर रेडिएशन है P1 वो दिया हुआ है 450 वाट, और इसकी जो टेम्परेचर है T1 वो दिया हुआ है 500 केल्विन। ओके, दूसरा देखो भाई, दूसरा का जो रेडियस है वो पहले के रेडियस के हाफ है, पहला बात। ओके, मतलब कि R1 बटे कितना हो गया 2, क्लियर। एंड टेम्परेचर जो है यहाँ पर P2 निकालना है, P2 इक्वल टू व्हाट, और जो टेम्परेचर है वो 2 टाइम्स T1 है, क्लियर है। तो आप P बराबर क्या लिखते हैं, P बराबर सिग्मा A और T के पावर 4 लिखते हैं। तो P इजिकल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, T के पावर 4 लिखेंगे। तो P यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के स्क्वायर T के पावर 4, ये फार्मूला बन गया। तो हमको निकालना है P2, तो यहाँ पर लिखेंगे P2 डिवाइडेड बाई P1 इजिकल टू, यहाँ पर लिखेंगे R2 का स्क्वायर और फिर क्या होगा T2 के पावर 4, यहाँ पर R1 का स्क्वायर इंटू T1 के पावर 4, क्लियर, कोई डाउट नहीं। P2 हमको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो P2 इजिकल टू P1 इंटू R2 डिवाइडेड बटे R1 इसका स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे T2 डिवाइडेड बटे T1 इसका पावर 4। अब पुट करिए, P2 इजिकल टू P1 है 450, R2 कितना है, हाफ है, R2 हाफ मतलब कि ये 12 है, तो वो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। तो 6 बटे 2, ये समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया। यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R1 है, तो R2 क्या है, R1 का हाफ है, तो R1 कितना है 6 है, तो R2 कितना हो जाएगा, सॉरी R1 12 है, तो R2 कितना होगा 6 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये डबल है, तो डबल का मतलब यहाँ पर हो गया, या ऐसे कर दीजिए, क्या कंफ्यूज होना है। R2 इजिकल टू कितना है, R1 डिवाइडेड बटे 2, अब पहले से कितना है R1 हो गया। T2 कितना है, तो T2 बराबर 2T1 है, डिवाइडेड बटे कितना है T1 हो गया, काम बन गया, ये और ये। तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों 450 इंटू 1 बटे 2 इंटू 2, यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 2, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मिलेगा 450 इंटू 4, तो एक तो जीरो यहीं हो गया, 4 5 20, एक और जीरो हो गया, और 4 इंटू 4 16, और एक हो गया 18, तो इतना वाट होगा, यही हो गया आंसर P2 का वैल्यू जी। को डाउट देख लो भाई, तो 180 C ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया और क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, देख लो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, तो ये हो गया आपको इतना। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तो आप पहली बात कि ये आपको मालूम है क्या कि लेमडा टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, इसका क्या मतलब है, लेमडा टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, यानी लेमडा टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू आपको दिया रहता है
बी यहाँ पर लिखते हैं, मतलब यहाँ पर बी लिखते हैं, और बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पर अभी फिलहाल दिया हुआ है 2.88 ओके 10⁻⁶ बिल्कुल नैनोमीटर, 10⁻⁶ नैनोमीटर केल्विन ऐसे दिया हुआ, नैनोमीटर सीधे नैनोमीटर केल्विन ओके। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2.88 10⁻⁶ नैनोमीटर केल्विन। अब सवाल पढ़ते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेमडा बढ़ता है ना तो टेम्परेचर क्या होती है? घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा रेसिप्रोक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन। कोई एक ब्लैक बॉडी है और उसकी जो टेम्परेचर है वो 5760 केल्विन है, इतना है टेम्परेचर। The energy radiation emitted by the hot body at the wavelength 250 नैनोमीटर is U1। मतलब कि जैसे लेमडा 1 है यहाँ पर, तो कितना है? 250 नैनोमीटर है, और इस कंडीशन पर एनर्जी जो है वो U1 है ओके। दूसरा है कि 500 लेमडा 2 इजिकल टू जो है वो है 500 नैनोमीटर है, तो इस कंडीशन में एनर्जी U2 है ओके। उसके बाद है आपको U3 है, U3 लेमडा 3, तो लेमडा जो 3 है वो है 1000 नैनोमीटर, इस कंडीशन में एनर्जी U3 है। विंग्स कांस्टेंट ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मैंने कह रहा है कि कौन जो है वो सही है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप एनर्जी निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सही है। तो सभी के लिए आप एनर्जी निकालिए। टेम्परेचर आपको वो दिया हुआ है ओके। टेम्परेचर है आपको 570 करके दिया हुआ है। तो अगर हम इसको हम अगर लेमडा निकालते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 2.88 10⁻⁶, नैनोमीटर है तो 10⁻⁻⁹, यहाँ पर हो गया मीटर हो गया, फिर ये केल्विन हो गया ओके। और उसके बाद आप यहाँ पर रखते हैं क्या? टेम्परेचर। यहाँ पर रखिए क्या? टेम्परेचर रखिए। टेम्परेचर कितना है आपको? टेम्परेचर ये है ना 5760 केल्विन, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करिएगा, इसको जैसे सोल्व करते हैं आप तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, ये 500 नैनोमीटर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेम्परेचर आया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर जो मैक्सिमम है ब्लैक बॉडी का, वो किस पे है? 500 नैनोमीटर पे। तो ये किसका है? इसका है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, मैंने U2 का टेम्परेचर इससे भी एनर्जी ज़्यादा होगा, U2 का U3 से भी बड़ा होगा। समझ में आई बात? मतलब इसका अगर ग्राफ अगर दिखाया जाए तो इधर वेवलेंथ का दिखाएंगे, इधर लेमडा का दिखाएंगे, इधर किसका दिखाएंगे? टेम्परेचर का। तो इस तरह से अगर इसका हम ग्राफ सपोज दैट ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ग्राफ इसका ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर हो गया, ये हो गया लेमडा 2 का ग्राफ, ये मैंने लेमडा 2 है वेवलेंथ में, ये लेमडा 2 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों? लेमडा 1 है, और यहाँ पर क्या है? लेमडा 3 है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जो टेम्परेचर है, ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, ये कितना है आपको? 5760, यानी कहने का मतलब है कि ये एक मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा वेवलेंथ पर आ रहा है? तो हम क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू दिया ही हुआ है ओके, और टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है, तो लेमडा कैलकुलेट कर लेते हैं। लेमडा कैलकुलेट करने से हमको क्या फ़ायदा होगा कि हमको जल्दी बनेगा, ये तीनों में कंपेयर कर लेंगे कि किसके बराबर है। अगर हम मान लीजिए कि टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं तो 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है ओके। तो हम क्या किए कि डायरेक्ट टेम्परेचर 1 दिया है तो 1 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वेवलेंथ 3 बार दिया है तो आपको 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा।
टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमको ये मालूम पड़ा कि अगर हम इतना टेम्परेचर लेके चल रहे हैं तो वेवलेंथ कितना आ रहा है, 500 नैनोमीटर आ रहा है। अब 500 किसका है, ये है, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है तो मैक्सिमम एनर्जी होगा, यानी U2 इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। अब लेमडा का ऑर्डर दिखाना है तो पहले लेमडा कम होगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो कम वाला जो वेवलेंथ है वो यहाँ रहेगा, अब 500 वाला यहाँ रहेगा और 1000 वाला यहाँ रहेगा। इसका ग्राफ ऐसा होगा, मतलब वेवलेंथ कम रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, है ना। और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी टेम्परेचर करके फॉल कर जाएगा। ऐसी बात आप रेडिएशन में पढ़ते हैं। रेडिएशन में पढ़ते हैं कि जब किसी रॉड को आप गर्म करते हैं तो शुरू में रेड हो जाता है तो उसका वेवलेंथ क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, फिर उसको थोड़ा सा डाउन होता है, भूरा कलर हो जाएगा लास्ट में जाकर, है ना, रेडिश होगा फिर भूरा हो जाएगा। तो वेवलेंथ क्या करता है, डाउन करता है। उस कंडीशन में टेम्परेचर भी क्या करता है, राइज करता है। ऐसी बात है।